पहले वाले चैप्टर में हम सारे कवर कर चुके हैं कि कौन कौन से अंग्रेज के लिए आए थे व्यापार के लिए, और धीरे धीरे वो नवाब और सारे राजाओं को हटाकर वो खुद ही सत्ता लेने के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था, क्योंकि उन्हें चाहिए था बिल्कुल कि जो उनके आज्ञा का पालन करे, जो उनके उंगलियों पे इशारे करे। लेकिन धीरे धीरे जब वो बनाते भी गए ऐसे लोगों को, तो वो भी बाद में गद्दारी कर दे गए। तो उन लोगों ने जब बाद में ये सब नोटिस किया और ये उन्हें सब तकलीफ़ें आ रही थी, तो उन्होंने सोचा अब हमें खुद ही क्या करना पड़ेगा, अपने उस सत्ता को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और वो फिर उन नवाबों को जो मर चुके थे या फिर उनको हटाकर वो खुद बन रहे थे। इतना तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ तक हमने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने बहुत विरोध किया और लड़ते लड़ते फिर उन्होंने अपनी जान दी थी। उन्होंने 3 बार युद्ध लड़ा था और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1799 में हुई थी। चाहे तो आप मैं जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है, कि अलग अलग टाइम पर उन्होंने क्या करा था, लड़ाई तो लड़ी थी, फिर लास्ट में 1799 में। और उनकी जो ये टॉय थी जिस पर एक लायन एक अंग्रेज को मार रहा है, इसकी पूंछ खींचने पर शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती थी, और जब दहाड़ने की आवाज़ आती तो उसी के साथ साथ जो यहाँ पर अंग्रेज लेटा हुआ उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती थी। ये इसकी टॉय थी। जब टीपू सुल्तान मर चुके थे लड़ाई में, तो इसकी जो ये टॉय थी वो ब्रिटिश ने अपने साथ अपने देश ले गए, और टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो भी अपने साथ लेकर चले गए। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे मराठों की लड़ाई, कि उन्होंने मराठों से कैसे लड़ाई करी थी, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि 18वीं शताब्दी से, जब 18वीं शताब्दी में आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि उनको भी ये अपने कब्ज़े में लेना था। इसीलिए 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश के शासन चलाने का मराठा का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को बागडोर, सिंधिया, होलकार, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों से हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कंडेफेंसरी और राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। आपको ये याद रखना है कि प्रमुख यानी कि मेन थे, और पुणे में रहता था। पुणे जो कि भी महाराष्ट्र में है। महादजी सिंधिया और नाना फडनीस 18वीं सदी के आखिरी के 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा राजनीतिज्ञ थे। योद्धा के साथ साथ वो एक राजनीतिक के लिए भी बहुत अच्छे से जाने जाते थे। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक कई मोर्चे पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंग्रेज तो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्जे में जो ज़मीन है वो उसके हिस्से में चला जाए, ताकि वो अपने कंपनी को और मजबूत कर पाएँ, लोगों को और अट्रैक्ट कर पाएँ उसके सामान चीज़ों को खरीदने के लिए। इसीलिए वो धीरे धीरे भी इसमें आ ही रहे थे। अतः 1817 से लेकर 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत का पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब जो विंध्य है के दक्षिणी में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था, और कंपनी धीरे धीरे उस एरिया को और वहाँ के लोगों को अपने कब्जे में लेना शुरू ही कर रही थी। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार और आक्रमण नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग जो कि 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति कर रहे थे। वहीं पर नीति शुरू हो गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसीलिए वह शुरू भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हित की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने की अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच के बाद भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई दे रही थी, लेकिन यह प्रक्रिया नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उस समय की बात, ने कित्तूर फिलहाल जो कि अभी कर्नाटक है में छोटे से राज्य में कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिया। आपने रानी चेन्नम्मा के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी या पढ़ी होगी।
और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौराफा समर्थन और सहायता से उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दफ्तरों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण आप किताब में आगे पढ़ेंगे और ऐसी बहुत सारी स्टोरी है जिसको मेंशन ही नहीं किया गया। ये तो वो है जो लोगों ने सुना लिखा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया, लेकिन उनका नाम कहीं इतिहास के पन्नों में खो गया। ठीक है। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपने चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तरी पश्चिमी भारत पर इसी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1833 में 1842 के बीच अफगानिस्तान, जो कि भी भारत से अलग है, अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और यहाँ अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया और लगभग 100 साल पहले, मतलब कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, अप्रॉक्स उससे 100 साल या उससे भी ज़्यादा, यानी कि 1849 में अंग्रेज़ों ने क्या करा, पंजाब को भी अपने कब्जे में ले लिया। फिर आता है विलय नीति। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से लेकर 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। आपको सारे नाम याद कर लेना है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति कहा गया था। उस समय पर इसे इसलिए कहा गया क्योंकि वो लोगों को अपने में मिला रहे थे, विलय कर रहे थे। नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। कंपनी उसको हथियाना चाहती थी क्योंकि हमें पता है राजा का बेटा ही राजा बनता है। किसी लड़की को या औरत को रानी का पद जो है सिर्फ दिया जाता था, लेकिन वो रूल नहीं कर सकती थी। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर कोई मर जाता है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो हम उसकी जो हिस्से की ज़मीन है उसको हम हड़प लेंगे। सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। झांसी की रानी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि झांसी की रानी ने इसका बहुत बड़े से विद्रोह किया था, लेकिन फिर भी झांसी है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में चली गई। यहाँ पर लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं थोड़ी देर में आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगी जब तक लाइट नहीं आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बार बार अंधेरा हो रहा है तो फिर आपको पढ़ने में भी दिक्कत होगा। यहाँ से हम पढ़ेंगे आखिरी 1856 में, आप मार्क करके रखना। चलो आखिरकार लाइट आ ही गई, अब हम आगे शुरू करते हैं। विलय नीति में हमने पढ़ लिया था कि सभी वो छोटे छोटे और बड़े राज्यों को भी क्या कर रहा था, अपने में सम्मिलित कर रहा था, विलय कर रहा था। हमने इतने सारे नाम पढ़ लिए थे, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। झांसी की रानी के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि उन्होंने विद्रोह किया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से वो अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने रूल बनाया था कि जिस राज्य की जो राजा है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई बेटा नहीं है तो उसकी जो ज़मीन है वो पूरा राज्य जो है वो ब्रिटिश सरकार के हिस्से में आ जाएगा। लेकिन झांसी की रानी ने इसका बहुत ही जमकर विद्रोह किया था। अब हम आगे देखते हैं कि आखिरकार 1856 में फिर क्या हुआ था। 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बद्ध हुए हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा करने पर मजबूर है। क्योंकि जो अवध की जो राजा थे उस टाइम पे वो बहुत अच्छी तरह से रूल नहीं कर रहे थे, लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए अब हम करेंगे। ऐसा अंग्रेजों ने तर्क दिया था ताकि वो ज़मीन हड़प सके। अपने प्रिय नवाब हैं, इसीलिए वे अवध पर कब्जा के लिए मजबूर हैं। अपने
प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा। भले ही जो थे वहाँ के नवाब बहुत ही अच्छे थे, ये लोगों को भी पता था, पर ये सिर्फ अंग्रेजों का तर्क वितर्क था कि ऐसा है, तो लोगों ने भी विद्रोह जारी कर दिया। अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ पर कुछ उस टाइम के तस्वीरें हैं। लाहौर जो कि अभी करंट पाकिस्तान में है, उस टाइम पे ये सब साथ थे। दिल्ली, भदौर, पूना, बम्बई, गोवा, मैसूर, मद्रास, कलकत्ता, बनारस। यहाँ पर है कि इन लोगों ने सत्ता अपने में लिए थे। लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू, बनारस, ये कोलकाता, मैसूर, मद्रास। फिर है यहाँ पर लाहौर, काठमांडू, लखनऊ, दिल्ली, बनारस। पहले वाले में बताया गया है कि भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इन नक्शों में भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ देखकर तीनों नक्शों में उसके इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश के अंतर्गत नहीं थे। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर से हैं दिखाए गए हैं ना, वो ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे कब्जा करा था। ये वो वाला है। पहले तो उन्होंने बनारस को करा था, फिर कलकत्ता को, धीरे धीरे वो हैदराबाद, मद्रास, मैसूर तक बस पहुंचने ही वाले थे। दूसरे मैप में दिए थे कि अब वो दूसरे साइड जा रहे थे। जो रेड से हैं मतलब अभी वो कब्जे में नहीं आए हैं, और जो ऑरेंज से है वो सारे कब्जे में आ चुके हैं। ठीक है, आप और गौर से चाहे तो देख सकते हैं आप अपनी बुक में भी। उसके बाद जो थर्ड मैप हमें दिखाया गया है जो कि 1857 है, ये तो 1700 वाला है, ये 1800 वाला 1840 में, और ये हमारा 1857। फिर से लाइट चली गई, चलो कुछ देर हम वेट कर लेते हैं। ये 1797 में सिर्फ कुछ ही एरिया हुए थे। 1840 में बहुत हो गया था, लेकिन 1857 आते आते तक बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लोगों ने क्या करा था, बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नए शासन की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन से हेस्टिंग 1773 से लेकर 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेस्टीजी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। ये प्रेसिडेंसी के नाम आप याद कर लेना। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग के कई प्रशासकीय सुधार किए गए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 में नई न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। ठीक है, आज़ादी अदालत होगी बेसिकली। यहाँ पे फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जो होते थे, जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उसके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते हैं। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। यहाँ पर एक अदालत की फोटो दिखाई गई है। जब वॉरेन हेस्टिंग 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस बंगाल का शासन किया ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग ब्रिटिश संसद के महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था जो 7 साल तक चलता रहा। यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। ऊपर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, इधर भी, यहाँ भी, और ऊपर भी, हर तरफ लोग ही लोग हैं। यहाँ पर जज की कुर्सी है, यहाँ पर लोग बैठे, और यहाँ पर 2 ऐसे लोग हैं जो केस कर रहे हैं, और यहाँ पे ये केस पूरे 7 साल तक चलता रहा था। ठीक है, अब हमें कुछ देर और इंतज़ार करना होगा। ये लाइट नहीं है, इतने लाइट में भी मुश्किल है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित जो धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून को अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस विभिन्नता को खत्म करके सफलतापूर्वक लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। NB हॉल्डेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
मतलब उन्होंने संस्कृत में लिखा था पर उसको ट्रांसलेट करा इंग्लिश में। हॉलडेड उसका नाम था, हॉल हेड ने, ताकि वो जो अंग्रेजी लोग हैं वो भी पढ़ सके, ब्रिटिश के लोग। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता के अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। आपको अंडरलाइन करते जाना है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना था, बेसिकली टैक्स। ठीक है। न्यायाधीशों, पुलिस और अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यकाल कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हथियाए और हाशिए पर ऐसे ढकेल दिया था। कंपनी की फौज कंपनी की सत्ता के साथ भारत के शासन और सुधार के नए विचार तो लाए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार हुआ करते थे। लाइटिंग प्रॉब्लम है, प्लीज कुछ स्किप कर लेना जहाँ पे लाइटिंग प्रॉब्लम हो जाए। घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षण और पैदल सेना थी। उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया था और उनको भी दिया जाता। चलो अब हम आगे की टॉपिक शुरू करते हैं। कंपनी की फौज, यानी कि ब्रिटिश कंपनी की फौज। ठीक है, एक मिनट, लाइटिंग उल्टे क्यों पड़ रही है? अब ठीक है। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार पर प्रशिक्षण के लिए पैदल जाती थी और पैदल सेना उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी के प्रशिक्षण दिया करते थे, यानी कि उनको सिखाया करते थे। सेना में सावरों में दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य के एक नए विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाले पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। बेसिकली ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। मुहैया मतलब उनको दिया जाता था इतने सैनिक लोगों को पकड़कर। ठीक है। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसान को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू करी थी तो उसने भी यह तरीका अपनाया। अंग्रेजी सेना ने सिपाही, जो कि भारतीय शब्द में सिपाही से ही बनता है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक तक जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी ने सेना घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से यह भी ब्रिटिश साम्राज्य का बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था। मिस्र अफ्रीका में है, ठीक है, लड़ रही थी, जहाँ सिपाही मस्केट, तोरेदार बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना और सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना पड़ता था और जब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती रहती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजी, यानी कि जो अंग्रेजी के शासक थे, अंग्रेज का एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने में लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रण था। इसी कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि हम अपने धर्म कर्म से बहुत ही प्यार करते हैं, तो वो लोग भी करते थे और उसको वो नहीं छोड़ना चाहते थे किसी भी कीमत पे। क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? मतलब कि उन लोगों को किसी धर्म या जाति का लोग ना मानकर, ठीक है, केवल सिपाही मान सकते थे एक इंसान। हाँ, ये हो सकता था, तो शायद आज दिन कुछ और होता उनके लिए। हमारे लिए तो अच्छा है, इसीलिए तो लोगों ने विद्रोह किया, हम आज़ाद हो पाए। सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन थे, इस बात का एहसास में तो बदलाव आ रहे थे। उनका सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इसी दुनिया की झलक को दिखाता है। इस विद्रोह में आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, उनसे
युद्ध करवाया जाता था, प्रशिक्षण भी दिया जाता था और उनसे लेते भी थे। तो उन लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था। तो इसकी एक अलग स्टोरी है, कैसे करा, क्यों करा, कितने लोग साथ में आए थे, सब कुछ के बारे में है। तो आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष यानी कि उससे रिजल्ट क्या आया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशक शक्ति बन गई। ठीक है। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी गई। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे, क्योंकि 6 से लेकर 8 महीने बहुत लॉन्ग टाइम होता था। तो उन लोगों ने भाप वाली मशीन, ट्रेन इंजन और एरोप्लेन जैसे जहाज़ों का भी भाप वाले इंजन का उन्होंने क्या करा, आविष्कार करना शुरू कर दिया। और इसे सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही लिया जाने लगा। तो कम टाइम में ज़्यादा लोग आने लगे, ज़्यादा टाइम लगता था तो कम लोग आते थे, अब उल्टा हो गया। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। यहाँ पर शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। धीरे धीरे करके लोगों को डरा धमका कर या फिर उनको लालच दिया जाता था। जिन्होंने लालच करा वो तो फंस गए, जिन्होंने को मारा धमकाया वो भी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने विद्रोह करा था। यहाँ पर ये चैप्टर तो खत्म होता है, पर यहाँ पे एक छोटी सी बात बताई जाती है कि दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि मिस्र का नाम आया है, मिस्र हमारे दक्षिण अफ्रीका में है, कि दास व्यापार, दास होता है नौकर या सर्वेंट, उनको पकड़ कर लाया जाता था। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्दी दास व्यापार शुरू हो गया था। लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उनको गुलाम बनाया जा रहा था। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचे जाने लगे। जैसे कोई सामान बिकता हो वैसे ही लोगों को बेचे जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत में समय अफ्रीकी के दक्षिण सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। यहाँ पर लोगों ने लिख कर रखा है, इसीलिए हमारे पास ये डिटेल है। 1824 में कोप आने वाले यात्री में वहाँ होने वाली नीलामी के आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। यह मालूम होने पर कि पशुओं को कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है। हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली है। नीलामी के माल जो थी में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपके हुए थे। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला था। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए असंवेदनशील थे। यानी कि यहाँ पर लोगों को बेचा जा रहा था। वहाँ पर छोटे बच्चे भी थे, उनको भी बेचा जा रहा था, पर वो इतने निर्दय लोग थे। यहाँ पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगर किसी को पूरा आंसर लिखा हुआ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे ये इजी है, जिसने पूरे चैप्टर को ध्यान से सुना होगा ना, उसको ये पूरा आ जाएगा। फिर भी अगर आपके पास समय ना हो तो आप मुझे बता देना, ताकि मैं इसको आपको डिटेल में लिख कर लाइन टू लाइन बताऊँ कि कैसे लिखना है और कितने पॉइंट में। ठीक है, चलो आज के लिए वीडियो ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे 3rd चैप्टर, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण का मतलब होता है गांव। चलो आज के लिए बाय।